आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता या कहीं या राष्ट्रीय नेता हैं हमारे साथ में हैं, हिसार में आए हुए हैं, इनसे बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिस प्रकार से घर की डेकोरेशन के लिए 44-45 लाख रुपए की जो खर्चा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। नहीं, आरोप तो सही से बता दो, इसका मतलब ठीक से पहुँचे नहीं। बीजेपी वाले कह रहे भाई 45 करोड़ रुपए लगा दिए घर पे। उन लोगों को इन सब चीज़ों से कभी वास्ता नहीं पड़ा, कभी वो अपने प्रधानमंत्री के एक रोड शो पे कितना पैसा खर्च होता है कभी नहीं बताएंगे। लेकिन उन्होंने इस पे धरना दिया, दिल्ली के लोगों को उन्होंने बता दिया अपनी तरफ से एक फर्जी कुछ मामला बना के कि 45 करोड़ लगा दिए, ये कर दिया। फिर उसके बाद धरना दिया कि भाई इस लूट के खिलाफ हम धरना दे रहे हैं। बीजेपी के धरने में ना तो लोग पहुँचे, ना मंच पे उनके अपने नेता बैठे। तो इसका मतलब दिल्ली के लोगों ने उनके अपने नेताओं तक ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया कि ये झूठ का पुलिंदा है, फालतू की बातें हैं। सीएम आवास पे कैंप ऑफिस होता है सब तरीके के। अब ये पहले वाले सीएम अगर ऐसे थे कि उनको काम से कुछ मतलब नहीं था, कि घर पे अपना गए तो आराम करने के लिए गए, तो अलग बात है। अरविंद केजरीवाल जी तो पूरी तत्परता से दिल्ली के लोगों को इतनी सुविधाएं और काम कैसे कर पाते हैं, उन पूरी एफिशिएंसी से उनका स्टाफ काम करता है, वो काम करते हैं तब वो कर पाते हैं ऐसा। तो वो सब टेक्निकलिटीज़ को घुमा फिरा के बताना, मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने ही उसको अस्वीकार कर दिया, तो उस पर हमारे चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता। दिल्ली के लोगों ने बार बार बीजेपी के झूठे आरोपों को रिजेक्ट किया है, एक बार फिर से कर दिया। जी सर, जिस प्रकार से लोग सरकार बनाते हैं वोट दे करके, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छे काम हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, मतलब थोड़ा सा आपको मतलब जागरूक करने की आवश्यकता है, या फिर बीजेपी वाले ठीक कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी वालों को नहीं अच्छी लगती होंगी रेवड़ी, हम तो बचपन से खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। हरियाणा में आप किसी से पूछ लो भाई रेवड़ी अच्छी लगती हैं, कहेगा बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो आज तक ये मुफ्त की रेवड़ियाँ अकेले खुद खाते आए। और जैसे कई बार नहीं होता, रेवड़ी आप बांट रहे हो तो एक आध आदमी ऐसा भी होता है कि वो मुट्ठी भर के अपनी जेब में डाल ली, किसी को नहीं बांटेगा, वहाँ से मुट्ठी भरी जेब में डाल ली, खुद ही खाने में विश्वास है उसका। ये भारतीय जनता पार्टी वाले उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आज तक जनता के टैक्स के पैसे को खुद खाते रहे, इसलिए इनको लगता है कि ये कैसा आदमी आ गया है जो जनता के बीच में बांट रहा है, ये तो हमारा पूरा सिस्टम ही खराब कर देगा, फिर हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, इसलिए इनके पेट में दर्द है। हमारा तो सिंपल मैसेज है, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द अगर होता है लोगों को सुविधाएं देने से, जितना इनके पेट में दर्द होगा एक सुविधा और फ्री कर देंगे, कर लें इनसे जो होता है। जी, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, कर्नाटक में एक बड़ी रैली का मुख्यमंत्री द्वारा आयोजन कराया गया अरविंद केजरीवाल द्वारा, उसके बाद सक्रिय नज़र नहीं आए, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कर्नाटक में तो चुनाव चल रहा है, वहाँ पे ग्राउंड पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में जालंधर में भी उपचुनाव है यहाँ पे, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो मुख्यमंत्री जी को दोनों जगह पे, अब कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि उनकी अपनी सीट जालंधर में जिस पे उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुँचा ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से लीडरशिप छोड़ नहीं सकती उनको, जहाँ जहाँ पे चुनाव है हम पूरी मेहनत से लड़ते हैं। हमारा पूरा कैडर, हमारी पूरा संगठन जो है कर्नाटक में चुनाव लड़ रहा है, और जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ भी हम अपने फुटप्रिंट छोड़ने में कामयाब होंगे। जी, 2024 की क्या कुछ तैयारी हरियाणा में चुनाव होने हैं सर? देखिए, 2024 में एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसे 23 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि हम नेशनल पार्टी बन गए, और लोगों को ये पता चल गया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई तीसरी ऐसी पार्टी है जिसका हर प्रदेश में संगठन है और हर जगह फुटप्रिंट है, तो वो आम आदमी पार्टी है। यानी एक ऑल्टरनेटिव विचारधारा पूरे देश में बन गए। 2024 में हरियाणा के चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि आगे जो देश में जो भी चुनाव होंगे वो पूरे देश में एक बड़े बदलाव के लिए चुनाव होंगे, और आम आदमी पार्टी उसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी। हम 17 स्टेट्स में अलग अलग अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं, मजबूत संगठन बना रहे हैं, और ज़मीन तैयार कर रहे हैं वो कि लोगों को जिस दिन भी ये लगता है कि अब देश में सिस्टम बदलने का समय आ गया, भारत को एक विकसित देश बनाने का समय आ गया, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार खड़ी हो। एक पंद्राड़ा होगा जी, अपने हरियाणा में बोल लग रहे हैं कि 15 दिन हो गए जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे हैं जी, महिला खिलाड़ी, यौन शोषण के आरोप जो है मतलब ब्रजभूषण पर लगे हैं, जो कि हम कहे मंत्री है, सांसद है, क्या कुछ टिप्पणी? देखिए, बहुत शर्मनाक है ये पूरा मामला। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि पता नहीं सरकार को कौन राय दे रहा है या कैसे इनका सिस्टम काम करता है, लेकिन ये जब खिलाड़ी जीते, प्रधानमंत्री जी ने एक डिनर किया था जिस पे इनको बुलाया था, ये बजरंग भी वहीं पे था,
था और ये विनेश भी वहीं पे थी। वहाँ तो विनेश तो मेरे परिवार जैसी है, मेरी बेटी है, और जैसे इन्होंने ही नुस्खा देके इनको जितवाया हो, इतना सीना ठोक रहे थे अपना प्रधानमंत्री। और आज जब वो रो रहे हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे, आज जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तब इनके मुंह से चूनी निकल रही। तब ये कर्नाटक में चुनाव प्रचार में अपना व्यस्त हैं, रोड शो करते घूम रहे हैं, वहाँ पे हंसते हुए नजर आते हैं। हमारे देश का गौरव रो रहा है, हमारी बहन बेटियाँ रो रही हैं जंतर मंतर पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हंस रहे हैं उनके ऊपर हो रहे इस अत्याचार पे। देश के लोग देख रहे हैं इस सारी चीज़ को। इसका बहुत माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग देंगे, क्योंकि इसमें कोई पार्टी नहीं है। जब ये जीतते हैं खिलाड़ी, जब ये मेडल लेके आते हैं, जब ये तिरंगा ओढ़ के घूमते हैं, तो उस वक्त कोई ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस का हूँ या मैं बीजेपी का हूँ या मैं आम आदमी पार्टी का हूँ। सारे कहते हैं मेरे देश का एक खिलाड़ी जीत गया, मेरे देश का एक खिलाड़ी जीत गया, और उसमें से गौरव चुराने की कोशिश करते हैं। आज जब इनके ऊपर परेशानी अत्याचार है, उसमें भी तो कुछ शेयर लो, उसमें भी तो हिस्सेदारी करो। तो आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है, इस मुद्दे पर राजनीति तो हम करेंगे नहीं किसी भी हालत में, लेकिन एक नागरिक होने के नाते देश के खिलाड़ियों के साथ जब ये अत्याचार हो रहा है, और एक कैसा अत्याचार, नाबालिग जो बच्चियां हैं वो उन्होंने आरोप लगाया, पोस्को में एफआईआर दर्ज हुई है। पोस्को में एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये है कि पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में कुछ बात होती है। यहाँ तो गिरफ्तारी का नामो निशान नहीं है, एफआईआर तक सुप्रीम कोर्ट से दर्ज करानी पड़ी है। सरकार जिस तरीके से महिला उत्पीड़न के आरोपियों के पीछे खड़ी होती है, ऐसा एग्जाम्पल आज़ाद हिंदुस्तान में पहले कभी हुआ नहीं। आप हरियाणा का मामला देख लीजिए, जूनियर कोच जो हमारी खिलाड़ी यहाँ पे थी, उन्होंने आरोप लगाया उत्पीड़न का संदीप सिंह पे, मंत्री पे, और वो मंत्री को हटाया नहीं बीजेपी की सरकार ने। उस मंत्री से कोर्ट ने पूछा भाई पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, उसमें स्पष्ट हो जाएगा तुमने कुछ गलत किया है कि नहीं किया। बोले नहीं कराऊंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। साफ पता चल गया है कि इसका मतलब गड़बड़ है मामला, इसलिए नहीं करा रहा। तब भी मुख्यमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई ऐसा आदमी जो खुल के साफ तौर पे ट्रांसपेरेंट तरीके से पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं कराने, मैं नहीं रखूंगा उसको मंत्री, एक बार नहीं कहा। इसका मतलब मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ये सारे इन यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे, इन आरोपियों के साथ खड़े हैं। इसका मतलब वो बराबर के भागीदार हैं इन सारी चीज़ों में। ये देश की जनता देख रही है बहुत अच्छे से। पहले जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था जी, 1 साल से ज़्यादा तक चला, वो 15 दिन हो गए। आज एक कॉल पर जो है ना लाखों लोग जंतर मंतर पर पहुंच गए, लेकिन सरकार झुकने का नाम नहीं ले। मतलब मनसा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहिए? एक वो हम बचपन से कहावत सुनते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बीजेपी की आदत है, जब तक इनको जब तक सारी दिल्ली 1 साल तक सील नहीं कर दी किसानों ने, तब तक ये माने नहीं, क्योंकि ये किसी का दर्द नहीं समझते। और वो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी तो कह रहे थे कि वो मेरे लोग थोड़ी थे किसान जो शहीद हो गए वहाँ पे। तो जो ऐसी सोच रखता हो ऐसी सरकार पर, और ये क्यों इतने कॉन्फिडेंट हैं, ये इसलिए इतने कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है फिर से जात पात में उलझ जाएंगे, फिर से धर्म में उलझ जाएंगे, हम अपनी राजनीति फिर चला लेंगे। लोग ये सारी चीज़ें देख के समझ रहे हैं कि ये फूट डालो और राज करो की नीति है बीजेपी की। इस बार इनकी काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी एक कहावत है। भारतीय जनता पार्टी सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से वो दोबारा सरकार में ना लौट सके, और उनकी बहुत बुरी हालत अगले चुनाव में। सर आखिरी सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल ये है कि जब भी चुनाव होते हैं ना, ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं सर। तो क्योंकि बैलेट पेपर से लोगों को कहना है कि अगर पेपर से चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं मतलब ठीक सा रहेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, देखिए इस बारे में बहुत बार पहले भी संस्थाओं को जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है सरकार जैसे, और एक अभी बड़ा फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का, ये कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे, उनका जो सिलेक्शन है वो सरकार नहीं कर पाएगी। उसको एक न्यूट्रल बना दिया कि चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व होंगे, विपक्ष के नेता इन्वॉल्व होंगे, और प्रधानमंत्री उस कमेटी के मेंबर होंगे जो ये फैसला करेगी। तो मुझे लगता है वो अपने आप में सरकार के मुँह पर एक तमाचा था। कोर्ट ने ये कहा कि इसका मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला, तभी उन्होंने इसको मैंडेटरी किया। तो ये चुनाव की प्रक्रिया किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें सारे पार्टियों का, सारे लोगों का विश्वास हो उस प्रक्रिया में, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी प्रक्रिया से सरकार चुन रहे हैं और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को, तो कभी भी लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, उनको लगेगा कुछ तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाना सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि थोड़ी सद्बुद्धि सबको मिलेगी, और वो ये सारी प्रक्रिया को ठीक से करके लोगों का विश्वास जीतने का काम करेंगे। आप ईवीएम यूज़ कीजिए, बैलेट यूज़ कीजिए, लेकिन उससे पहले लोगों का विश्वास जताइए उसमें, लोग उस पर विश्वास करते हो कि हाँ ये ठीक हो रहा है।